Morning students, myself Jagati Gosai and welcome back to chemistry class. लास्ट लेक्चर तक हम फिनॉल्स की हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे कि हम फिनॉल्स बना रहे थे अलग अलग मेथड से, ठीक है। तो फिनॉल्स का हमने कौन कौन सा प्रिपरेशन देखा था। एक तो लेबोरेटरी वाला प्रिपरेशन देखा था कि लैब के अंदर अगर हमें फिनॉल बनाना तो कैसे बनाएंगे, और जो दूसरा था अगर हमें मतलब कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर फिनॉल चाहिए तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के हो चुके थे। इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले जो फिनॉल होता है जो बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर होता है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन अगर जैसे वो क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आता है, मतलब कि हवा या नमी के जो कॉन्टेक्ट के अंदर आता है तो कैसा हो जाता है, वो ब्राउन से कलर का हो जाता है। उसकी जो फिनॉल है, जो उसकी स्मेल है वो कैसी होती है, डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि जो ये हम यूज करते हैं, जैसे जितने भी सफाई के अंदर जो यूज करते हैं किसी भी चीज की सफाई करने के लिए, आपको पता है फिनाइल हम यूज करते हैं, तो उस तरह की फिनॉल की क्या होती है, स्मेल होती है, ठीक है। तो फिनॉल का ये तो पहली ये बात कि वाइट क्रिस्टलाइन जो प्योर फॉर्म में होता है वो क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन जब क्या है वो ऑक्सीजन या फिर मतलब हवा या फिर नमी के कांटेक्ट में आता है तो कैसा हो जाता है, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। और पहले तो क्या है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बाद में ब्राउनिश कलर का होता है तो थोड़ा थोड़ा साथ में क्या होता है वो लिक्विड के अंदर चेंज होता है, मतलब थोड़ा सा वेट हो जाता है। पहले तो बिल्कुल ड्राई होता है फिनॉल, लेकिन अगर वो कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के साथ तो कैसा हो जाता है, वेट, मतलब थोड़ा गीला गीला सा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद फिनॉल क्या है, जो फिनॉल्स हैं वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो ज्यादा हाई होता है। और फिनॉल का जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसका रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मतलब कि जो फिनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उनके बीच में क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जैसे ये क्या है, फिनॉल के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और इनके अंदर क्या है, फिनॉल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, जो फिनॉल्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जो क्या कहते हैं मतलब हेलो अरीन्स है या फिर जो हेलो अरीन्स या फिर जो सिंपल अरीन्स है, मतलब जो और ऐसे मतलब बेंजीन वाले जो कंपाउंड है उसके कंपैरिजन में जो फिनॉल्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। किस कारण से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फिनॉल होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, जिस कारण क्या है कि अब जो फिनॉल है उसको हमें बहुत मतलब केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है कि मतलब लेबोरेटरी में अगर हमें फिनॉल यूज करना है तो क्या है कि हमें ग्लव्स वगैरह पहने होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है फिनॉल के अगर हमारे हाथ पे फिनॉल गिर जाए तो उसके अंदर क्या है हमारे स्किन के ऊपर व्हाइट कलर के ब्लिस्टर्स, मतलब ऐसे बिल्कुल स्किन फट जाती है, निशान बन जाते हैं। तो फिनॉल क्या है थोड़ा सा एसिडिक होने के कारण क्या है उसमें व्हाइट ब्लिस्टर्स हमारी स्किन के ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। और ये थी फिनॉल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देखिए जो फिनॉल है वो वाटर के अंदर क्या होता है, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता, सिर्फ स्पेयरिंग मतलब कुछ हद तक ही सॉल्युबल होता है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि इथेनॉल या फिर ईथर, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं हमारे इथेनॉल या फिर ईथर, उनके अंदर क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। ऐसा किस लिए होता है, देखो जो फिनॉल है उनके अंदर जो कार्बन, जैसे जैसे कार्बन का ग्रुप मतलब बढ़ेगा, जितने ज्यादा यहाँ पे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे फिनॉल के, उस कारण क्या होती है उनकी वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ जाती है। उनकी वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ने के कारण क्या होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है फिनॉल्स का। तो देखिए फिनॉल्स के अंदर क्या क्या बातें की हमने, फिनॉल के भौतिक गुण के अंदर कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन अगर वो नमी या फिर हवा के कांटेक्ट में आता है तो कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का, और साथ में वेट यानी कि थोड़ा बहुत गीला हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो फिनॉल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। फिनॉल्स क्या है, सॉल्युबल होते हैं
ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, अरीन्स और हेलो अरीन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स, मतलब फिनोल्स का जो अम्लीय व्यवहार है वो कैसा है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि फिनोल है वो कुछ हद तक एसिडिक होता है, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं कह सकते कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो क्या है, फिनोल एक वीक एसिड है, लेकिन अल्कोहल जो है वो तो क्या था, बिल्कुल भी एसिडिक नहीं था, लेकिन फिनोल जो है वो कुछ एसिडिक होता है। और फिनोल जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न करता है, रेड के अंदर। वो क्या करता है, मतलब लिटमस पेपर के साथ क्रिया करता है। जो हमने अल्कोहल में भौतिक गुण पढ़े थे, अल्कोहल के अंदर जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उसके अंदर क्या था कि अल्कोहल लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन या कोई कलर नहीं दे रहा था, लेकिन फिनोल जो है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और अगर हम किसी मेटल के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो भी क्या है, वो अपने H+ आयन, जो ये H+ आयन है वो क्या कर देते हैं, मेटल को देके बेस बना देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो एसिडिटी है फिनोल्स की, उसके अलग अलग रीजन क्या है। तो देखिए जो फिनोल्स की एसिडिटी है उसका मेन जो कारण है वो है फिनोल का फिनोक्साइड आयन बनना। और जो फिनोक्साइड आयन जो बनता है उसी के कारण क्या है, ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है और इसी कारण उनकी एसिडिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए जो फिनोल्स हैं जो फिनोल्स है देखिए उनकी जो एसिडिटी है उसका बढ़ने का कारण क्या है कि जो फिनोल है और जो फिनोक्साइड आयन, देखिए ये फिनोल और ये फिनोक्साइड आयन, इन दोनों की क्या है, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो फिनोल और फिनोक्साइड आयन दोनों के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं के कारण क्या है कि इसमें स्टेबिलिटी आती है, और इसी कारण क्या है कि जो इनकी एसिडिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन फिनोल से भी ज्यादा जो फिनोक्साइड आयन है उसकी एसिडिटी फिनोल से भी ज्यादा होती है। तो ऐसा इसलिए होता है देखो कि जो फिनोल है, देखो ये फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस से कैसे स्टेबल हो रहा है। तो देखिए OH फिनोल है, आपको पता है इसके फिनोल के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, तो ये जब रेजोनेंस में जाएंगे तो ये पहले चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर से इधर चला जाएगा, फिर चार्ज इधर आएगा तो डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, और फिर चार्ज यहाँ पे, मतलब आपको पता है जो चार्ज जो मूव करता है वो वहाँ पे ऑर्थो पैरा और फिर ऑर्थो पोजीशन पे मूव करता है। और लास्ट में हमें जो फिनोल का क्या मिलता है, रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है। ये क्या मिलता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं कि पूरे जो फिनोल है उसकी इतनी सारी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो अनुनादी संरचनाएं हैं उन सबका एक रेजोनेंस हाइब्रिड हमें मिल जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से देखो फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन मतलब इसका जो H+ था वो निकल गया। अब यहाँ पे क्या था, ये वाला माइनस चार्ज है। अब जब ये बेंजीन रिंग के अंदर जाके यहाँ पे क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स का जब डीलोकलाइजेशन होगा, देखो वहां पे क्या आ रहा था हमारे पास, प्लस चार्ज भी घूम रहा था हमारे पास और माइनस चार्ज भी घूम रहा था, दोनों चार्ज घूम रहे थे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन इसके अंदर देखिए फिनोक्साइड आयन के अंदर क्या है, सिर्फ माइनस चार्ज ही पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर मूव कर रहा है। एक ये भी रीजन है जिस कारण क्या है, देखो जो फिनोक्साइड आयन है वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है। तो जो फिनोल्स की जो एसिडिटी है वो किस कारण है, फिनोल और फिनोक्साइड आयन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अनुनादी संरचनाएं के कारण क्या है कि वो एक स्टेबल हो जाता है, और इसी कारण क्या है उनकी एसिडिटी भी ज्यादा है। तो देखिए ये अनुनादी संरचना के बाद एक चीज और बताती हूँ, फिनोल्स के अंदर ही अगर हम फिनोल का रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है, फिनोक्साइड सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोक्साइड आयन, यहाँ पे ONA मिलता है हमें, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोक्साइड आयन मिल जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, फर्दर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पे हमें O-, ये हमें क्या मिल जाता है, फिनोक्साइड आयन मिल जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये एसिड है, इसको हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, बेस के साथ, तो लास्ट में इसमें हमें क्या मिलता है, फिनोक्साइड आयन मिलता है। और वैसे भी अगर देखिए अगर हम फिनोल का
क्या करें, उसका अगर आयनीकरण करें, मतलब उसका अगर आयनाइजेशन करें तो भी हमें क्या मिलता है, फिनॉक्साइड आयन ही मिलता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का जो मेन रीजन है इसके पीछे वो यही है कि जो ये फिनॉक्साइड आयन है उसकी जो नाड़ी संरचना है उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है, जिस कारण क्या है, इसकी एसिडिटी क्या होती है, फिनॉक्साइड आयन की फिनॉल से भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अब है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स, मतलब अभी तो सिर्फ हम अल्कोहल की बात कर रहे थे, लेकिन अल्कोहल के साथ अगर यहाँ पे हमारे पास मतलब फिनॉल की बात कर रहे थे, अगर फिनॉल में हमारे पास यहाँ पे कोई और ऐसे ग्रुप्स जुड़े हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा एसिडिटी के ऊपर। तो देखिए दो तरह के ग्रुप्स ऐड होंगे हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि जो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे, और एक होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेंजीन रिंग के अंदर देंगे। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि NO2, इफेक्ट ऑफ substituents on acidic nature of या फिर acidic strength of acidic strength, क्योंकि नेचर तो है ही लेकिन कितना ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ एसिडिटी किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम। तो देखिए सबसे पहले किसमें, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हैं, अगर फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हैं जैसे कि NO2, ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन ग्रुप अगर जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ, देखिए कैसे OH NO2 MO2 NO2, देखो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जब जुड़े हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं, मतलब बाहर की तरफ खींचते हैं, जिस कारण से बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो जाती है, और इसी कारण से क्या है, इसी के कारण क्या है, इनकी जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, ये क्या है, ये फॉर्मूला है पिक्रिक एसिड का, और जो पिक्रिक एसिड है वो क्या है, वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपैरिजन टू फिनॉल्स, फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होता है कौन सा, पिक्रिक एसिड। किस कारण से, क्योंकि इसके ऊपर ये ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को चारों तरफ से क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, जिस कारण क्या है, रिंग के ऊपर या बीच में इलेक्ट्रॉन की जो क्या है डेंसिटी क्या है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, जिस कारण क्या है, वो क्या है, ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात। अब देखिए अगर हम करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात, मतलब कि क्या है, जो बेंजीन रिंग को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जैसे कि अल्काइल ग्रुप CH3। अब देखिए बेंजीन रिंग के साथ OH और यहाँ पे ये CH3, मतलब कि ये क्या है, क्रिसोल या फिर ऑर्थोक्रिसोल इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इसके पास क्या है, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिस कारण क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जो पूरे रिंग के ऊपर क्या हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण जो इसकी एसिडिटी है फिनॉल्स की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ऐसे ग्रुप्स जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर खींचेंगे, जिस कारण जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एसिडिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल CH3 अल्काइल ग्रुप है, अगर ऐसा ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा तो ये क्या करेंगे, अपने भी इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को देने की कोशिश करेंगे, जिस कारण जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस कारण एसिडिटी क्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, एक
ग्रुप कौन सा है, तो हम कैसे इसको बताएंगे। तो देखिए अगर हम फिनॉल और अल्कोहल दोनों का रिएक्शन करवा दें, ये तो है फिनॉल और ये हो गया अल्कोहल, दोनों की हम रिएक्शन करवा दें FeCl3 के साथ, FeCl3 का न्यूट्रल सॉल्यूशन बना के FeCl3 के साथ रिएक्शन करवा दें, तो जो फिनोल्स हैं वो क्या देंगे, वॉयलेट कलर देते हैं, और जो अल्कोहल्स हैं वो किसी भी तरह का कोई कलर नहीं देते। और जो ये टेस्ट है ये हम क्या कहते हैं, इसको प्रैक्टिकल में भी हम अपने यूज करते हैं इसी टेस्ट को। अगर हमें फिनॉल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप में अगर डिफरेंस पता लगाना है कि कौन सा फिनॉल ग्रुप है कौन सा अल्कोहल ग्रुप है, तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जो फिनॉल्स होते हैं वो तो क्या है, वॉयलेट कलर देते हैं, बैंगनी रंग देते हैं, लेकिन जो अल्कोहल्स है वो किसी तरह का कोई भी कलर नहीं देते। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अगर हमें फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें डिफरेंस करना है, देखिए फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल लिया और दूसरा हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब या फिर इसको RCOH भी लिख सकते हो। ठीक है, तो और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम क्या ले लें, अगर मतलब एरोमेटिक या फिर यहाँ पर मैं लिख दूं C6H5COOH लिख दूं, C6H5COOH। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, Na2CO3 या फिर NaHCO3, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, Na2CO3 या फिर NaHCO3। तो यहाँ पे तो क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नो गैस, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की फिनॉल के अंदर क्या है, किसी भी तरह की गैस नहीं निकलेगी। तो ये क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, ये रिएक्शन क्या डिफरेंशिएट कर रही है, फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को, कि हमारे पास अगर फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो अगर Na2CO3 या NaCO3 में हम रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 गैस देगी, लेकिन अगर फिनॉल्स है तो उसमें किसी भी तरह की गैस की कोई एफर्वेसेंस नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह की कोई गैस उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम क्या करें, एक देखिए एक सीक्वेंस रह गया एसिडिटी का, कि अगर क्या है हमारे पास किस तरह के ग्रुप्स ऐड है, उसके बेस के ऊपर क्या है एसिडिटी एक्सप्लेन करनी है, मान लीजिए। तो देखिए जितना ज्यादा छोटा अल्काइल ग्रुप होगा या जितने ज्यादा कम अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप्स के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स कम होंगे उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो जो बेंजीन रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस तरह एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका सीक्वेंस नोट करो, OH CH3 CH3OH C2H5OH C3H7OH, और क्या हो जाएगा CH। तो ये क्या है, एक क्या कहते हैं सीक्वेंस है किसका, एसिडिटी का। तो देखिए ये तो आपको पता ही है कि जो नॉर्मल अल्कोहल्स हैं और कौन से अल्कोहल, जो फिनॉल्स हैं, उनमें जो अल्कोहल है उनकी तो क्या होगी, एसिडिटी बिल्कुल जीरो ही होगी, इनकी कुछ एसिडिटी होगी फिनॉल्स की, लेकिन जैसे CH3 ग्रुप अगर उनके साथ जुड़े हैं तो उनकी एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े, जैसे कि मान लीजिए NO2 ग्रुप अगर उसके साथ ऐड है तो क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर जो फिनॉल्स हैं उनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिनॉल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। अब देखिए जो केमिकल रिएक्शंस होंगी फिनॉल्स की वो किसके थ्रू होंगी सारी, जो पहले क्या करेंगे, पहले फिनॉक्साइड आयन बनेगा और फिर उससे हम
कि देखिए फिनॉल है, जो फर्स्ट टाइप के जो रिएक्शंस वो देगा उसमें तो क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप है इनके साथ रिएक्शंस होंगी, और जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो किसके कारण होगी, वो उसकी एरोमेटिक रिंग मतलब जो नीचे बेंजीन रिंग है उसके इफेक्ट के कारण जो जिस तरह की केमिकल रिएक्शंस होंगी फिनॉल की, वो सेकंड टाइप है उसका। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइप के रिएक्शन देखते हैं। पहले सबसे पहले वही एसिडिक कैरेक्टर के अंदर आपको पता है कि फिनॉल से उसका क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण क्या आएगी, एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए अगर हम रिएक्शन करवा दें फिनॉल की किसके साथ, जिंक के साथ, तो अगर उसको हम हीट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो देख रहे हैं कि सिर्फ जो OH ग्रुप है उसके साथ सिर्फ रिएक्शन होगी फिनॉल की, ये OH ग्रुप। अब यहाँ पे हमने लिख दिया जिंक, हमने क्या किया, इसको हीट किया, तो हमें देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग प्लस में ZnO। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग तो हमें एज इट इज मिल गई, लेकिन जो OH ग्रुप था वो क्या किसमें चेंज हो गया, यहाँ पे जिंक से जिंक ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, हम ऐसे ही रिएक्शन करवाएं अगर हम फिनॉल Cl2 के साथ, तो हमें किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं मिलेगी। HCl का रिएक्शन करें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करवा दें HCl के साथ तो यहाँ पे आएगा नो रिएक्शन। लेकिन अगर ये हम इसकी फिनॉल की रिएक्शन करवा दें PCl3 के साथ या PCl5 के साथ, तो हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, और साथ में वही HCl प्लस PCl5 के साथ करवाएं तो क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस POCl3। अगर हम फिनॉल लेके HCl से करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन अगर हम फिनॉल को PCl5 के तरह के अंदर रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिल रहा है, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस POCl3 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिएक्शन करवाएं अगर हम इसकी NH3 के साथ, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करवा दें NH3 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे NH2, और बेंजीन ग्रुप में जब NH2 लगा तो मैंने क्या बताया कि वो क्या है, एनिलीन ग्रुप है। तो हमें फिनॉल से अगर एनिलीन बनाना है तो हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी, अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने के लिए इसकी कंडीशन है, इसको रिएक्शन करवाने के लिए क्या है, ZnCl2 की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेल्सियस क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या थी, कुछ केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं थी किसकी, फिनॉल्स की। फिनॉल्स की जो रासायनिक अभिक्रियाएं या जो केमिकल रिएक्शंस है वो दो तरह की होती है, एक तो क्या होती है उसमें बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और दूसरी तरह की इसमें सिर्फ OH ग्रुप के साथ रिएक्शन होती है। तो जो फर्स्ट टाइप है हमने उसकी रिएक्शन देखी कि OH ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन हो रहा है, जैसे जिंक रिएक्ट कर रहा है तो हमें बेंजीन रिंग तो एज इट इज मिल रही है, और साथ में जिंक ऑक्साइड। HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं हो रही। PCl5 के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं फिनॉल की तो हमें क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस POCl3 मिल रहा है। और ये अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिल रहा है, एनिलीन मिल रहा है। और आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।